गुड मॉर्निंग मेरे डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। हम लोग मिले हैं एक न्यू सेशन में। बहुत शॉर्ट रिवीजन के साथ हम एक न्यू टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जिस टॉपिक को हम बुद्ध काल, सूत्र काल या महाजनपद काल भी बोल सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC तक। इसमें मुख्यतः हम लोग को 3-4 चीज़ पढ़नी है। इसके साहित्य, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी राजनीति, इसका समाज और इसका धर्म। और इसका जो धर्म वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य देखते हैं। जो वेदांग है, वेदांग जो कि सूत्र साहित्य यानी ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित है। वेदांग वैदिक काल के पश्चात वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा में गुरु के समीप, व्याकरण मतलब भाषा संबंधित नियम, निरुक्त मतलब शब्दों को उत्पत्ति समझने के लिए, ज्योतिषी मतलब शुभ मुहूर्त, छंद मतलब होता है गायन किसी चीज़ का, और कल्प को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत सूत्र मतलब शून्य यज्ञ से संबंधित नियम। फिर है गृह सूत्र यानी परिवार गृहस्थी से संबंधित नियम। और धर्म सूत्र यानी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियम, जो कि इसमें प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं गौतम, पराशर, बोधायन। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे पास कोई भी इसका नोट्स अभी नहीं है, बस एक एक की पॉइंट मेरे पास हर लाइन में लिखा हुआ है। और उस की पॉइंट को देखने के बाद अगर आप उसको रिकॉल कर पाते हैं तो समझिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को 2 चरणों में, हीनयानी और महायानी। जो हीनयानी है, हीनयानी में पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 उपदेश है: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जो शुद्ध पिटक उपदेश, विनय पिटक नियम, महाधम पिटक सूत्र दर्शन। अब बात करते हैं इन तीनों इसके साहित्य की, जो त्रिरत्न जिसको बोला जाता है। शुद्ध पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है: दीर्घ निकाय, मध्यमिक निकाय, संयुक्त निकाय, मंगूता निकाय और खुद्दक निकाय। जो शूद्र पिटक खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही जातक बुद्ध के पूर्व जीवन के संबंधी इसमें बातें की गई। धम्म पिटक, इसमें बौद्ध लोग को गीता बोला जाता है। जैसे हम लोग को गीता है, ऐसे बौद्ध लोग को भी गीता बोला जाता है। अभी धम्म पिटक। और जो विनय पिटक है, पातिमोक्षक नामक पुस्तक, ये बुक है जिसका संबंध विनय पिटक से है। अभिधम पिटक प्रमुख रचना इसकी कथा वस्तु थी। और मिलिंद प्रश्न में ही राजा मीनांडर एवं भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप को देखा जा सकता है। वंश साहित्य में दीपवंश, महावंश की जानकारी देता है। महायानी साहित्य में ललित विस्तार इसकी प्रमुख रचना। इसका जो इंग्लिश अनुवाद है द लाइट ऑफ एशिया के माध्यम से एनोल्ड द्वारा रचित गई थी। अब हम लोग देखते जैन साहित्य। जैन साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: अंग, उपांग, मूल सूत्र और देह सूत्र। अंग में 12 अंग है, जिसमें भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं बौद्ध युगीन अर्थव्यवस्था, जो उस समय कृषि थी। 6ठी सेंचुरी 6 ईसा पूर्व में वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में धान की रोपाई का उल्लेख मिलता है। सॉरी, जो हम बुद्ध युगीन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध युगीन अर्थव्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले बुद्ध युगीन अर्थव्यवस्था 6ठी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। धान की रोपाई का भी उल्लेख मिलता है। दासी को श्रमिकों में लगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी ये ठीक वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता में देखी जा सकती है ये बातें।
बड़ी संख्या में नगरों के साक्ष्य, वेतनभोगी सेना, अधिकारियों की उपस्थिति, कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन को रेखांकित करता है। देखते हैं शिल्प। जो समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में शिल्प को उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग शिल्पों को गिल्ड या निगम भी के साथ हम लोग को देखने को मिलते हैं। शिल्प के स्थानीयकरण एवं विशेषीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे वैशाली के एक क्षेत्र में 500 कुम्हारों द्वारा दुकानों का उल्लेख मिला, और जो अर्थव्यवस्था थे बौद्धों वो उत्तर वैदिक काल के तरह ही इस काल में भी सेम रही। लेकिन वहाँ पर वेतनभोगी सेना का अधिकार नहीं मिलता, यहाँ पे वेतनभोगी सेना मिलने लगते हैं। वहाँ पर नगरों का साक्ष्य हालांकि मिलता है, लेकिन यहाँ पे नगरों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। व्यापार, साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत या साहित्य के साक्ष्यों के आधार से बाह्य एवं आंतरिक व्यापार की जानकारी मिलती है। जो जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ के ताम्रलिप्ति बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का उल्लेख, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जातक ग्रंथ में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का उल्लेख, अन्य साक्ष्यों से सोपारा, भिरिकच एवं इत्यादि बंदरगाहों के उल्लेख मिलता है। जो NBPW है, नामक बर्तन तथा लोहे के उपकरणों का देश के अलग अलग हिस्सों से पाया जाना आंतरिक व्यापार को पुष्ट करता है। कहने के तात्पर्य यह है, जो NBPW था एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन था जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। इससे इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये आंतरिक व्यापार को पुष्ट करता होगा। सिक्के 5वीं सदी सेंचुरी BC में सिक्के के साक्ष्य मिलने लगते हैं। प्रारंभिक सिक्के चांदी एवं तांबे के होते थे, से निर्मित होते थे। इनके साक्ष्य सर्वप्रथम यूपी और बिहार में मिले हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं। इन सिक्कों पर कोई लेख के साक्ष्य नहीं मिलते। शहर से साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य से बड़ी संख्या में शहरों के साक्ष्य दिखाई देते हैं। इसे द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है, यानी या गंगा घाटी शहरीकरण, लोह युगीन शहरीकरण। अब बुद्ध युगीन समाज देखते हैं। उत्तर वैदिक की तरह इस काल में भी सामाजिक जीवन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। चारों वर्णों में उनकी कर्तव्य के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियाँ, इन वर्गों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य को उल्लेख मिलता है। जो ये बुद्ध युगीन जो हम समाज की बात कर रहे हैं, तो जैसे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित कोई भी कार्य किए जाते थे, इस काल में भी सामाजिक जीवन में क्या आधार वर्ण व्यवस्था थी। इन वर्णों के कर्तव्य के साथ साथ जो आपातकालीन परिस्थितियों में इन वर्गों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव का उल्लेख मिलता है। एक ही समाज में अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ इस काल में जाति प्रथा के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। पहले जन्म आधारित व्यवस्था थी, फिर वर्ण आधारित होने लगी, फिर जाति आधारित। जन्म आधार पर जाति का निर्धारण, व्यवसाय का निर्धारण, जाति आधार खान पान एवं विवाह पर बल दिया जाने लगा। अब जन्म के आधार पर ही
जाति का निर्धारण, उनके व्यवसाय का निर्धारण, खान पान बल दिया जाने लगा। दास प्रथा का प्रचलन, दासों को उत्पादन कार्य में लगाए जाने का उल्लेख तथा समाज में छुआछूत का प्रचलन दिखाई देने को मिलता है या उल्लेख मिलता है। महिलाओं की दशा में गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। समकालीन साहित्य में महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। बाल विवाह के प्रचलन के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। महिलाओं की दशा में गिरावट, महिलाएं समकालीन साहित्य में महिलाओं को उपनयन संस्कार में भाग लेने से वंचित किए जाने का उल्लेख इत्यादि। खान पान में मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रचलित थे एवं परंतु बौद्ध जैन धर्म के प्रभाव से शाकाहारी का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा होगा। आश्रम व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। इस काल में विभिन्न संस्कारों, गौत्र प्रथा इत्यादि का महत्व बना रहा। संस्कार हो गया, गौत्र प्रथा इत्यादि का महत्व बना रहा। बौद्ध युगीन राजनीति, समकालीन साहित्य में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, बड़े बड़े छोटे छोटे राज्य, और बुद्ध अंग्युत्तर निकाय सभी इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी थे, जैसे वज्जी, मल इत्यादि। सभा समिति इत्यादि के स्थान पर परिषद जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वेतनभोगी अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। उच्च अधिकारियों को महामात्र, जैसे बलि साधक, बलि साधक मतलब भू राजस्व संग्रह करने वाला, शुल्काध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला। इसी प्रकार वेतनभोगी सेना का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में न्यायिक ढांचे की भी जानकारी मिलती है। दीवानी फौजदारी मामलों को अलग या पृथक किया जाना प्रारंभ किया। इसी काल में उत्तर पश्चिम की तरह से बाहरी आक्रमण के भी प्रमाण मिलने लगते हैं। इसी काल में ही बाह्य आक्रमण हम लोग देखते हैं। जो ईरानी आक्रमण थे 1516 बीसी में शासक डेरियस द्वारा किया गया था। परिणाम यह कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में भूभाग पर ईरान का प्रत्यक्ष नियंत्रण। उत्तर पश्चिम भारत में ख्रोष्टी लिपि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल पर भी ईरानी प्रभाव का उल्लेख मिलता है। सिकंदर का आक्रमण, मैसेडोनिया या यूनान का रहने वाला था। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर ने कई गणराज्य पर नियंत्रण स्थापित किया। अम्भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। पोरस ने अत्यंत ही साहसी तरीके से सिकंदर का प्रतिरोध किया और पोरस की यह वीरता देखकर ये प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना थकान के कारण नंदों की सेना के भय से आगे बढ़ने से इनकार किया था। सिकंदर के अभियान से भारतीय इतिहास के जो तिथि क्रम है उसको निर्धारित करने में आसान हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में मूर्ति कला एवं सिक्के के निर्माण में यूनानियों का प्रभाव दिखा। उत्तर पश्चिम भारत में क्या, उत्तर पश्चिम भारत में यूनानियों के साथ एक बहुत अच्छे तरह से मूर्ति कला सिक्के के निर्माण में यूनानियों का प्रभाव दिखा। सोलह महाजनपदों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कम्बोज, जो कि हटक या राजपूत राजधानी थी, गंधार की तक्षशिला, कुरु केंद्र प्रदेश, पंचाल की आई क्षेत्रीय कम्पिला, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन माहिष्मती, चेदी सोतियोती, अस्मक पौरी, कौशल सरावस्ती साकेत, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, वज्जी 8 गणों का संघ, संबंध शक्तिशाली या वैशाली लिच्छवी, मल कुशिनारा या पावा, मगध राजगिरी पाटलिपुत्र वैशाली, अंग चंपा, अवंतेवत्स मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है।
मगध ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध की सफलता के पीछे निम्नलिखित कारण की भूमिका थी, जैसे मगध के योग्य शासक होना, मगध के पास आय के व्यापक स्रोत, सिक्कों का प्रचलन, लोहे के खानों तक मगध को आसानी से पहुंचना, लोहे के खानों तक मगध को आसानी से पहुंचना, नॉर्थ ईस्ट भारत से हाथियों की आपूर्ति, मगध की राजधानी अत्यधिक सुरक्षित, जैसे राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा हुआ था। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, इसका जीवन परिचय बौद्ध का, बौद्ध की शिक्षा या यात्रा, लोकप्रियता के कारण, बौद्ध संगति परिषद, पतन या योगदान, बौद्ध साहित्य। उदय में देख लेते हैं। जब हम लोग देखे थे तो वो बौद्ध युगीन अर्थव्यवस्था थी। एक मिनट हम थोड़ा बौद्ध युगीन अर्थव्यवस्था पे जाते हैं और उसमें से हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो समय कृषि थी वो 6ठी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी और मैदानी क्षेत्रों वालों से बड़ी संख्या में कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण, बुवाई रोपाई का उल्लेख मिलता है। दास दासी एवं श्रमिकों को खेती में लगाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही जो 6ठी बीसी थी, गंगा घाटी में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, उस संदर्भ में ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं बाधक सिद्ध हो रहे थे। जैसे पशु बलि की हत्या से कृषि को नुकसान हो रहा था, व्यापार पर कारोबार, ब्याज पर कारोबार, व्यापारी शिल्पियों को व्यापारी शिल्पी इत्यादि को उनके अनुरूप स्वतंत्र आज़ादी ना मिल पाना, बौद्ध धर्म की अहिंसा एवं समानता के उपदेश से आर्थिक परिवर्तन अनुकूलता। 2 पॉइंट इसमें याद करने की मेन बात है। बौद्ध धर्म से अहिंसा एवं समानता, बौद्ध धर्म की अहिंसा और समानता के उपदेश से आर्थिक परिवर्तन अनुकूलता। उस समय क्या था, जो उस समय जो अर्थव्यवस्था थी 6ठी सेंचुरी बीसी से मध्य गंगा घाटी में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, वो ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं हैं वो बाधक सिद्ध हो रहे थे। पशु बलि से संबंधित नुकसान होना, ब्याज पर कारोबार, व्यापार शिल्पियों को निहितार्थ इत्यादि स्वतंत्रता ना मिल पाना, बौद्ध धर्म में अहिंसा समानता के उपदेशों से आर्थिक परिवर्तन अनुकूलता, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, ये सब जन्म आधारित हो गई थी। पहले जन्म आधारित नहीं था, ये बाद में हुआ। अगर हम लोग बात करें पाषाण युगीन, हड़प्पा युगीन, ऋग वैद काल तक इतना नहीं दिखाई देता है जितना कि उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में हम लोग को दिखाई देने लगता है। यह जन्म आधारित हो गई थी। तो बौद्ध ने इसका विरोध किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में असंतुष्ट लोगों ने इसका समर्थन भी किया। क्या था कि जब बौद्ध इसका कठोर या मुखर होकर विरोध करेंगे तो जो भी इसमें असंतुष्ट वर्ग है उसमें समर्थन करेंगे। बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था। बौद्ध धर्म में स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी तो राजस्व संरक्षण भी प्राप्त हुआ। वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो उपनिषदों में भी तार्किक एवं ज्ञान के आधार पर कर्मकांड को चुनौती दी गई। ये विकास प्रक्रिया का अगला चरण था। हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में, उस पर हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।